नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध आज छठे दिन में पहुंच गया है, लेकिन हालात शांत होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ये युद्ध एक महायुद्ध में बदलता हुआ दिख रहा है। दोनों तरफ से मिसाइलों और ड्रोन के लगातार हमले हो रहे हैं और आसमान बारूद की चमक से भर गया है। हर रात नए धमाके, नए हमले और नए दावे सामने आ रहे हैं। कहीं सैन्य ठिकानों पर प्रहार हो रहा है, तो कई शहरों में सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बारूद की गंध अभी भी हवा में घुली हुई है। सवाल यही है कि यह युद्ध कब रुकेगा और फिर आने वाले दिनों में और ज्यादा भयंकर रूप तो नहीं लेने वाला है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने इजराइल के किस न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने की धमकी दी है, और कहीं ईरान ने अगर इस पर हमला कर दिया तो क्या होगा मिडिल ईस्ट का अंजाम। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की जमीन में दाखिल होने वाली है दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाकू सेना, जिसने बगदादी के भी होश उड़ा दिए थे। और इसके अलावा आपको बताएंगे अमेरिका के उस बम के बारे में जो ईरान के खिलाफ उसका आखिरी हथियार बनेगा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग का आज छठा दिन है और हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। मिसाइल, ड्रोन हमले और जवाबी कार्रवाई ने इस पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर दिया है। हर आने वाले दिन के साथ इस जंग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और दोनों तरफ से जारी लगातार भीषण हमलों से खाड़ी देशों के बाद तुर्की और अब अजरबैजान तक जंग की आंच पहुंचने लगी है। ड्रोन अटैक पर अजरबैजान ने ईरान के राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमले और जवाबी हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और इजरायली सेना ने आज भी राजधानी तेहरान के अलग अलग इलाकों में भीषण हवाई हमले किए हैं। तेहरान के कई इलाकों में धमाकों की जोरदार आवाजें सुनी गई हैं और आईडीएफ ने ईरान के कोम शहर में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट करने का दावा किया है। साथ ही इजरायली सेना ने ईरान का YAK-130 लड़ाकू विमान भी मार गिराया है। वहीं ईरान ने भी सुबह इजरायल की तरफ कई मिसाइलें दागी, लेकिन इजरायल ने इसे नाकाम करने का दावा किया है। इन सबके बीच कतर की राजधानी दोहा में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने आज सुबह उत्तरी खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है, जिसके बाद जहाज में आग लग गई। वहीं ईरान ने इराक के में कुर्द गुटों पर हमले करने का दावा भी किया है। इन हमलों में ईरान से भागे कई गुटों के एक सदस्य के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। ईरान ने यह हमला उस खबर के बाद किया है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका तेहरान में सत्ता परिवर्तन के लिए कुर्द फाइटर्स को हथियार बंद करने की तैयारी कर रहा है, हमले का आदेश दे सकता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं और इस बीच अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध से जुड़ी शक्तियों को सीमित करने के लिए लाया गया बिल पास नहीं हो सका। अमेरिका ने कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 4 सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने तक ये जंग जारी रहेगी। आप भी सुनिए व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने क्या कहा। President has said repeatedly that the objectives of Operation Epic Fury are the 4 military objectives that I laid out for you previously: to destroy Iran's navy, to destroy their ballistic missile capacity, to ensure their proxies in the region can no longer harm Americans, and to also ensure that they can never obtain a nuclear weapon. As for what comes next for Iran, the president has said, of course, it's a good thing for the United States to want freedom for the Iranian people, and ultimately we hope that freedom rests in their hands. Does the president believe the country supports the actions that he's taken so far in Iran? I think he does, and I think the president knows the country is smart enough to read past many of the fake news headlines produced by people in this room that this action was unjustifiable. Again, this is a rogue terrorist regime that has been threatening the United States, our allies, and our people for 47 years, and the American people are smart enough to know that. तो इस बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर तेहरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई
तो वो इजराइल की परमाणु साइट को निशाना बनाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका को अपने इस कदम पर गहरा पछतावा होगा। दरअसल ईरान ने इजराइल के दिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे पूरे मध्य पूर्व में चिंता की एक नई लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि डिमोना न्यूक्लियर सेंटर इजराइल की सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों में से एक माना जाता है। इसका आधिकारिक नाम नेगेव न्यूक्लियर सेंटर है और यह दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में बना हुआ है। 1950 के दशक के आखिर में इजराइल ने गुप्त रूप से इस सेंटर को चोरी चुपके शुरू किया था और कई जानकारों का मानना है कि इसका निर्माण प्लूटोनियम उत्पादन के लिए किया गया था। वैसे इजराइल कभी भी आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं करता है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कहता है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। कई रक्षा संस्थानों और थिंक टैंक्स के मुताबिक उनका यह अनुमान है कि इजराइल के पास लगभग 80 से 200 परमाणु हथियार हो सकते हैं, अनुमान है। और इनका मुख्य उत्पादन जो प्रोडक्शन है इनका, वो केंद्र जो प्रोडक्शन का, वो डिमोना न्यूक्लियर सेंटर माना जाता है, जिस पर ईरान हमले की धमकी दे रहा है। मान लीजिए अगर इस सेंटर पर ईरान हमला करने में कामयाब हो जाता है तो ये पूरे मध्य पूर्व के लिए एक बहुत बड़ी स्थिति होगी और कह सकते हैं कि पूरा बड़े इलाके के लिए एक श्राप जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इससे निकलने वाला रेडिएशन एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले सकता है। तो अगर अमेरिका और इजराइल को ईरान में सत्ता परिवर्तन करना है तो उसे इसके लिए अपने सैनिकों को हर हाल में ईरान की जमीन पर उतारना ही होगा। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि ये इतना आसान भी नहीं है। ऐसे में ये खबर सामने आई है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से कुछ कुर्द लड़ाके ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। ये कुर्द ग्रुप उत्तरी इराक में एक्टिव रहते हैं और ईरान की सीमा के एकदम पास में तैनात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इन कुर्दों से कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे ईरान की सीमा के अंदर दाखिल होकर सैन्य अभियान में मदद करें। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के अधिकारी खलील नादरी ने बताया है कि कुछ कुर्द लड़ाकों को सुलेमानिया प्रांत में ईरान की सीमा के बिल्कुल पास में तैनात करके रखा हुआ है और फिलहाल वो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच ईरान की सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी इराक में कुर्द फोर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है और कुर्द क्षेत्रों पर हमले तेज कर दिए हैं। इस हमले के बाद अगर कुर्द खुलकर मैदान में आ गए तो ईरान में युद्ध और भी भीषण और भयंकर हो सकता है। इस बीच इजराइल की न्यूज वेबसाइट जेरूशलम पोस्ट ने इजरायली और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि सैकड़ों कुर्द लड़ाके इराकी बॉर्डर से ईरान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। कुर्द लड़ाके अमेरिका के साथ इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका ने उन्हें लंबे समय तक हथियार, ट्रेनिंग और राजनीतिक समर्थन दिया है। आपको बता दें कि कुर्द दुनिया की सबसे बड़ी जातीय आबादियों में से है जिसका अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं है। कुर्द आबादी टर्की, सीरिया, इराक और ईरान में फैली हुई है। ये लोग अपने लिए अलग कुर्दिस्तान देश की मांग कर रहे हैं और कुर्दिश लड़ाकों की ताकत का अंदाजा, उनके पावर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन्होंने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS के साथ कई लड़ाइयों में जीत हासिल की है। आपको याद होगा 2014 से 2019 के बीच जब ISIS तेजी से फैल रहा था तब कुर्द लड़ाकों ने कई शहरों को इन दरिंदों से बचाया था। इससे उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान बहुत बढ़ गया था और एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त कुर्द लड़ाकों की तादाद करीब 3 लाख है, जिनमें बड़ी संख्या में महिला लड़ाका भी शामिल हैं और अमेरिका से इन्हें हाईटेक हथियार मिले हुए हैं। कुर्द लड़ाकों को दुनिया की सबसे प्रभावी, सबसे एक्टिव गोरिल्ला सेनाओं में से एक माना जाता है और इसका कारण केवल इनकी संख्या नहीं बल्कि इनकी रणनीति, भूगोल की जानकारी और युद्ध का विराट अनुभव है। कुर्दों ने सबसे पहले 1980 में टर्की से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इतने सालों में लगातार युद्धों ने उन्हें बहुत अनुभवी फाइटर बना दिया है और ऐसे में अगर कुर्द लड़ाके ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो तेहरान की सत्ता मुश्किल में पड़ सकती है। तो ईरान ने युद्ध के बीच अमेरिका ने जो ईरान के साथ युद्ध कर रहा है वो उसके बीच में कैलिफोर्निया के एक बेस में मिनटमैन 3 नाम के एक मिसाइल का टेस्ट किया है। मिसाइल का टारगेट प्रशांत महासागर में एक मार्शल आइसलैंड है उसके पास सेट किया गया था और ये अपने निशाने को हिट करने में कामयाब रहा। मिनटमैन 3 की असली शक्ति उसके मल्टी वॉरहेड सिस्टम में छिपी हुई है। ये मिसाइल MIRV
टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसके कारण एक ही मिसाइल में 3 परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, 3। और इन वॉरहेड में जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम के लगभग 20 गुना ज्यादा ताकतवर होता है इसका एक वॉरहेड। और उड़ान के दौरान ये तीनों वॉरहेड अलग अलग दिशाओं में अलग अलग लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं। मिनटमैन 3 को इतना खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी गति, रेंज, सटीकता और मल्टी वॉरहेड क्षमता किसी भी देश की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दे सकती है। और ये मिनटों में महाद्वीप पार कर सकती है और एक साथ कई बड़े शहरों को निशाने पर ले सकती है। और यही कारण है कि इसे अक्सर डूम्सडे मिसाइल यानी सर्वनाश करने वाली मिसाइल भी कहते हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल टेस्ट था, रेगुलर टेस्ट था और इसका ईरान इजराइल जंग से कोई सीधा संबंध नहीं है। और इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिका ईरान में जीत हासिल कर रहा है और दुश्मन है ईरान, उसकी स्थिति अब पूरी तरह से खत्म होने जैसी अंतिम समय वाली जो स्थिति होती है वहां पर ईरान पहुंच गया है, ऐसा हेग्सेथ कह रहे हैं। और हेग्सेथ ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में हमलों की कई और लहरें देखने को मिलेंगी, जिसमें ग्रेविटी बमों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले आप सुनिए हेग्सेथ ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे ग्रेविटी बम आखिर होता क्या है। And now, with complete control of the skies, we will be using 500-pound, 1,000-pound, and 2,000-pound GPS and laser-guided precision gravity bombs, of which we have a nearly unlimited stockpile. तो इस तरह से अमेरिका ने खुलेआम ईरान के खिलाफ लेजर गाइडेड ग्रेविटी बम के इस्तेमाल का इरादा जाहिर कर दिया है। आपने सुना होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये ग्रेविटी बम आखिर किस बला का नाम है। सरल भाषा में, आसान भाषा में समझें तो लेजर गाइडेड ग्रेविटी बम एक ऐसा हाईटेक बम होता है जिसे लड़ाकू विमान से गिराया जाता है। लेकिन ये सामान्य नॉर्मल बम की तरह सिर्फ नीचे गिरकर विस्फोट नहीं करता है। सामान्य बम धरती की ग्रेविटी के कारण सीधे नीचे गिरते हैं और कई बार अपने लक्ष्य से, टारगेट से कुछ दूरी पर गिर जाते हैं, यानी टारगेट चूक जाते हैं। लेकिन लेजर गाइडेड बम में एक ऐसी तकनीक लगाई जाती है जो इसे हर टारगेट तक बहुत सटीक तरीके से पहुंचने में मदद करती है। इस बम के आगे वाले हिस्से में एक विशेष लेजर सेंसर लगा होता है और जब किसी लक्ष्य यानी टारगेट को, जैसे किसी सैन्य ठिकाने, बंकर, हथियारों का गोदाम, सैन्य वाहन या किसी खास इमारत पर लेजर की किरण डाली जाती है, तो यह बम का सेंसर उस लेजर संकेत को पहचान लेता है। और ये लेजर किरण अक्सर लड़ाकू विमान, ड्रोन या जमीन पर मौजूद सैनिकों द्वारा लक्ष्य पर डाली जाती है और जैसे ही विमान से ये बम छोड़ा जाता है, वो हवा में गिरते हुए उस लेजर संकेत का पीछा करते लगता है। और इस बम पर छोटे छोटे पंख या फिन्स लगे होते हैं जो हवा में उसकी दिशा बदलने में मदद करते हैं। यदि बम लक्ष्य से थोड़ा हटकर गिर रहा हो तो ये फिन्स उसे मोड़कर फिर से सही दिशा में ले आते हैं और इसी वजह से ये बम सीधे टारगेट के ऊपर, एकदम टारगेट के ऊपर आकर गिरता है। और साधारण बमों की तुलना में लेजर गाइडेड बमों का उपयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इससे आसपास के इलाकों को कम से कम नुकसान पहुंचता है। और सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार इनका इस्तेमाल आमतौर पर किसी खास सैन्य ठिकाने जैसे हथियार डिपो, बंकर, रडार स्टेशन, पुल या बड़ी बिल्डिंग को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और इसीलिए आधुनिक युद्ध में, मॉडर्न डेज में, मॉडर्न वॉर में इन्हें स्मार्ट बम माना जाता है क्योंकि ये तकनीक की मदद से बहुत सटीक, एक्यूरेट हमला करने में सक्षम होते हैं। तो हमले में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। खबरें हैं ऐसी। और अमेरिकी सेना का यह दावा है कि इन हमलों के बाद ईरान की मिसाइल पावर जो ताकत है, वो बहुत कमजोर हो गई है। और एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी इजरायली अभियान का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को नष्ट करना था ताकि वो जवाबी हमले कम कर सके। लेकिन क्या सही में ऐसा हो पाया है? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ईरान ने अपने ज्यादातर दमदार मिसाइलें एक सुरंग में रखी हुई है। ईरान ने युद्ध शुरू होने से काफी पहले एक वीडियो जारी किया था जो इस वक्त हम आपको पूरा सच में दिखा रहे हैं। इस वीडियो में ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा दिखाया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल टनल, मिसाइल सुरंग बना रखी है जिसमें फतेह और दूसरी खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने के लिए रखा गया है, इसे डिजाइन किया गया है। यानी अमेरिका चाहे कितनी भी ताकत से हमला करे, जो कर भी रहा है वो, लेकिन आने वाले दिनों में ईरान यहां से
अमेरिकी वॉरशिप्स, जो अमेरिकी बड़े बड़े जहाज हैं, उनको निशाना बना सकता है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। इस वीडियो में मिसाइलों से लैस ट्रक आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो आदेश मिलने पर दुश्मन पर हमला करेंगे। ये पूरा टनल नेटवर्क, सुरंग का जो नेटवर्क है, वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तटों के साथ साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेट ऑफ हॉर्मूज के पास में बना हुआ है। और ये सुरंगें समंदर के किनारे की पहाड़ियों से शुरू होकर गहरे पानी के नीचे तक फैली हुई हैं, यानी इन्हें निशाना बनाना इतना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने यह दावा किया है कि हालिया हमलों में अमेरिका और इजराइल ने उन सुरंगों को निशाना बनाया है जहां से मिसाइलें बाहर निकलकर लॉन्च होती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब मिसाइल लॉन्चर टनल से बाहर आते हैं तब उन्हें ये निशाना बनाया जा रहा है। इससे ईरान की मिसाइल हमले करने की क्षमता में तेजी से गिरावट आई है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है। लेकिन जानकारों के अनुसार टनल के अंदर रखी सभी मिसाइलें अभी नष्ट नहीं हुई हैं या हो गई हैं, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिकी सेना के प्रदर्शन की खुलकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते से भी कम समय में तेजी से कामयाबी हासिल हुई है और अमेरिका अब मजबूत ताकतवर स्थिति में है। ट्रंप ने फिर से यह भी दोहराया कि ईरान पर हमला करना जरूरी था क्योंकि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ बढ़ रहा था। So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead, and it's an amazing thing that's taking place before your eyes. Because for 47 years we were pushed around, and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out. They're attacking their neighbors. They're attacking their, in some cases, allies, or not so long ago allies. And, you know, it's really a nation that was out of control, and they would have used it on us if we let them, if we waited any longer. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पश्चिम एशिया में जारी जंग में ड्रोन वोट्स का इस्तेमाल कितना होगा खतरनाक। हमें पता है, हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, क्या बना है। सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। सिर्फ चमकी चाट। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से केवाईसी पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। विभाग अनेक
कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और पश्चिम एशिया की इस लड़ाई में नया मोड़ सोमवार को तब आया जब ईरान ने ओमान की खाड़ी में बम ले जाने वाले ड्रोन बोट से एक ऑयल शिप पर हमला किया। लड़ाई शुरू होने के बाद पहली बार किसी समुद्री जहाज पर बिना इंसान वाली यानी मानव रहित वो बोट से हमला किया गया है। ओमान के तट पर हमले के बाद जहाज में धमाका हुआ और आग लग गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और यह हमला इतना भयानक था कि चंद पलों में ही जहाज से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। इसे बड़ी मुश्किल से वापस सुरक्षित स्थान पर लाया गया। और द वॉर जोन की रिपोर्ट के मुताबिक यह पहली बार है जब ईरान ने इस इलाके में जहाजों पर हमला करने के लिए मानव रहित ड्रोन बोट का इस्तेमाल किया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये ड्रोन बोट होती क्या है। युद्ध की आहट आते ही ईरान ने पानी पर तैरने वाली ड्रोन बोट बनाई है, जिसे चलाने के लिए बोट पर किसी इंसान का होना कतई ज़रूरी नहीं है। जिस टेक्नोलॉजी से ये आसमान से हम देखते हैं कि ड्रोन पर कंट्रोल किया जाता है, करीब करीब उसी तरह से इस समंदर वाली ड्रोन बोट को समंदर में कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन बोट के अंदर कई तरह के आधुनिक उपकरण लगे होते हैं, जैसे जीपीएस, कैमरे, रडार, सेंसर और संचार प्रणाली। और जीपीएस की मदद से ड्रोन बोट को सही रास्ते पर का पता चलता है, जबकि कैमरे और सेंसर आसपास की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन पर नजर रखते हैं। और इन सभी उपकरणों की जानकारी सैटेलाइट या रेडियो सिग्नल के जरिए कंट्रोल सेंटर तक पहुंचती रहती है। ड्रोन बोट को 2 तरीकों से चलाया जा सकता है। देखिए, पहला तरीका है रिमोट कंट्रोल, जिसमें किसी जहाज या जमीन पर बैठा ऑपरेटर इसे कंट्रोल करता है। और दूसरा तरीका है ऑटोमेटिक मोड, जिसमें पहले से ही तय रास्ता और टारगेट सिस्टम में अपलोड कर दिया जाता है, फीड कर दिया जाता है और ड्रोन बोट उसी के अनुसार खुद चलती रहती है। समंदर में ड्रोन बोट का उपयोग निगरानी जैसे कई कामों के लिए भी किया जाता है। और ईरान की सेना इनका उपयोग बहुत तेजी से बढ़ा रही है, क्योंकि इनमें सैनिकों की जान का खतरा कम से कम होता है और इन्हें लंबे समय तक समंदर में तैनात करके रखा जा सकता है। और ये काफ़ी सस्ती भी होती हैं। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि जंग के बीच बंकर में कैसे हुई शादी। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यार नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, OTP, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। RBI कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जंग के बीच, युद्ध के बीच लोग शादी भी कर सकते हैं, वो भी बंकर के अंदर? ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और इसी युद्ध के बीच इजराइल में एक बंकर के अंदर एक जोड़े ने शादी रचाई। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मिशा और लियोर ने तेल अवीव के एक भूमिगत बम शेल्टर में शादी की है। ये शादी पहले पेटा टिकवा में होने वाली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से बंकर में शिफ्ट कर दी गई। और अब इस शादी के बारे में दुल्हन मीशा से पूछा गया कि कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि हालात कैसे भी हों, नई शुरुआत होनी चाहिए और जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। खास बात है कि इस शादी में मेहमान भी शरीक हुए, जिन्होंने दूल्हा दुल्हन के साथ मिलकर जमकर पार्टी की, नाच गाना किया और शानदार खाने पीने के सामानों का लुत्फ भी उठाया। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आइए सीधे